Hello, my 100 million students. I teach about the next video from elasticity chapter and discuss about bulk modulus of elasticity relation. Y is equal to 2 eta 1 plus sigma. Okay. So students, you focus on this relation and any question for that this topic, then comment in the comment box. दूसरा रिलेशन अरे यार इंक खत्म हो गया क्या? एक मिनट, इंक खत्म हो गया, इंक डाल देते हैं. वीडियो पॉज कर लेता हूँ. ओके स्टूडेंट, आई एम रेडी एंड आई विल स्टार्ट. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अरे यार चलना. हाँ, y इज इक्वल टू 2 eta 1 प्लस सिग्मा. ये जो हम दो रिलेशन बताए ना, पहला रिलेशन ये लिखवाए थे y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा. ये रिलेशन हर साल पूछता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. एक ये और ये एक ये दो रिलेशन हर साल पूछता है. उसको मतलब नहीं नॉलेज से, बस पूछ देता है. अब बनाओ या ना बनाओ, लेकिन आपका नंबर कट जाएगा. इसलिए आप इसको रट लेना अगर समझ नहीं आए तो. ये हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन. तो दूसरा रिलेशन है y इज इक्वल टू 2 eta 1 प्लस 2 सिग्मा. 1 प्लस सिग्मा. अब इसको प्रूव कैसे करना है? क्वेश्चन इसमें दे सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है. रिलेशन बिटवीन अंश मॉडुलस एंड एटा एंड पॉइसन रेसिड्यू रिलेशन प्रूव कीजिए. रिलेशन बिटवीन इसके बीच रिलेशन को निकालने बोलेगा. दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, 12 मार्क्स, 8 मार्क्स, 4 मार्क्स, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं. जिस तरह से पूछेगा उतना ही आप आंसर देना, उतना ही शॉर्ट करके, उतना ही लॉन्ग करके. जितना आप क्वेश्चन को जितना आप आंसर को कंप्रेस करोगे उतना आप कम नंबर का बनाएंगे. जितना आप एक्सटेंशन करेंगे उतना ही आपको नंबर मिलेगा. तो दैट्स तो केस टू कहता है y इज इक्वल टू प्रूव करने बोलता है 1 प्लस 2 सिग्मा. ये एक है एटा है. when a tangential force F is applied to the upper face of the cube. क्या कह रहा है कि when ये tangential force F is applied on the upper face of the cube, कह रहा है कि जब कोई tangential force मतलब tangential force, जब एक टेंजेंशियल फोर्स मतलब डायरेक्ट इस पर ऐसे फोर्स पर अप्लाई किया जाता है. टेंजेंशियली अप्लाई फेस ऑफ द क्यूब, इसके फेस पर अप्लाई किया जाता है. देन ए इज डिस्प्लेस्ड टू ए डैश. तो इसका जो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है. तो क्या होता है कि ये है सो यहाँ पर चला जाता है, ए डैश पर डिस्प्लेस हो जाता है. एंड ए डिस्प्लेस टू ए डैश एंड बी इज डिस्प्लेस टू बी डैश. और ये जो बी है, बी पोर्शन जो है वो डिस्प्लेस होके यहाँ आ जाता है. कहाँ जाता है? बी डैश. ए डैश पर भी आ जाता है और बी डैश पर डिस्प्लेस्ड हो जाता है. The diagonal GB
अब इसका डायगोनल जो है, इसका विकर्ण जी, इसका डायगोनल जी बी, इसका डायगोनल जी बी एंड डायगोनल ए बी डिक्रीजेस। फिगर से समझते हैं, फिगर इसका एक्यूरेट फिगर बनाएंगे तो समझ आएगा। अब मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेस करता है, जब इस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होता है तो ये डिस्प्लेस करता है। बाकी का बात फिगर का है, तो फिगर आप बुक में देख के अच्छे से उतार लेना, और जितना स्मार्ट फिगर बनाओगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, तो ये कोई मैटर नहीं करता है। तो इस फिगर को हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास अच्छा फिगर है नहीं बनाए हैं, फिगर हम बनाए ही नहीं है, फिगर इसमें मेरा छूट गया है। तो हम चलते हैं, तो यहाँ से इतनी बात समझने की कि कोई भी अगर क्यूब के ऊपर अपर फेस पे अगर हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करें तो उसमें प्रेशर रिजल्ट होगा, एंड ए डैश पर डिस्प्लेस होगा, बी डैश पे चला जाएगा, डायगोनल भी उसका डिक्रीज कर देगा। मतलब डायगोनल का कहने मतलब है कि यदि अगर ये डिस्प्लेस कर रहा है तो क्या होगा, इसका डायगोनल घट जाएगा, डायगोनल सिकुड़ जाएगा, बस इतनी सी बात बता रहा है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज इन सिंपल मेथड मैथमेटिकली। ओके, सीरिंग स्ट्रेस। अब यहाँ पे सीरिंग स्ट्रेस हम बताए थे कि सीरिंग स्ट्रेस, ये सीरिंग स्ट्रेस कब होता है, सीरिंग स्ट्रेस कब होता है, जब कोई क्यूब पे फोर्स लगता है तो डिस्प्लेस करता है, तो उसके एंगल में चेंजिंग जो आता है, एंगल जो उसका जिस एंगल का पोजीशन जो होता है वो अपना एंगल का पोजीशन चेंज कर लेता है। तो एंगल पोजीशन जो चेंज होता है, एंगल पोजीशन जो चेंज करता है, तो उसी को बोलते हैं सीरिंग स्ट्रेन, उसी को बोलते हैं सीरिंग स्ट्रेन। ठीक है, और सीरिंग स्ट्रेन को डिनोट करते हैं, थीटा से। बता चुके थे पहले, भूल गए होंगे आप, समझे स्टूडेंट। तो सीरिंग स्ट्रेस, हम अब यहाँ सीरिंग स्ट्रेस का बात करेंगे। सीरिंग स्ट्रेस हो चाहे कोई भी स्ट्रेस हो, और स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा एरिया, प्रेशर भी हो तो फोर्स बटा एरिया, तो फोर्स बटा एरिया, तो एरिया हम लेंगे किसका, एरिया लेंगे क्यूब का, एरिया ऑफ ABCD का एरिया लेंगे सीरिंग स्ट्रेस निकालने के लिए। फोर्स बटा एरिया होता है, सीरिंग रहे चाहे कोई भी एरिंग रहे, आई डोंट केयर दैट। ओके, तो फोर्स बटा एरिया, तो अब सीरिंग स्ट्रेन बराबर क्या होगा, सीरिंग स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। जब उसका सीरिंग स्ट्रेन में चेंज होता है तो उसमें लेंथ में क्या उस पर प्रभाव पड़ता है, वो चीज हमको फाइंड करना है, चेंज लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लाते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का काम क्या है, वही है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहता है कि सीरिंग स्ट्रेस बाय सीरिंग स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यहाँ हम जो दिमाग लगा रहे थे, सीरिंग स्ट्रेस बड़ा सीरिंग स्ट्रेन, हम क्यों निकाल रहे थे, सोच रहे होंगे आप भी कि सर हम डायरेक्ट हम क्यों निकाल रहे हैं, स्ट्रेस निकालने का क्या थी, मतलब कोई प्लानिंग है, नहीं है, प्लानिंग था हमको, क्योंकि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालना था। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसलिए निकालना था क्योंकि जब कोई क्यूब पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड होता है तो उसके सीरिंग स्ट्रेन और सीरिंग स्ट्रेस पे जो चेंजिंग होता है, तो हमारा जो चेंजिंग सीरिंग स्ट्रेन है उसको हमको फाइंड करना है, तो वही कहलाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसका फॉर्मूला होता है, तो ये सीरिंग स्ट्रेस बाय सीरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यही कहलाता है, यही फॉर्मूला कहलाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हमको भी याद हो गया, हमको भी याद नहीं था। और आगे है, चूंकि अब हम इसको सिंबल के थ्रू लिखते हैं, सीरिंग स्ट्रेस P into L, सीरिंग स्ट्रेन डेल L,
कैसे, आप पूछेगा कैसे, ये सीरिंग स्ट्रेस है P, सीरिंग स्ट्रेन चेंज लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये P बराबर हो जाएगा L/dl। समझ आया यहाँ से? तो यहाँ से निकल गया। अब मान के चलते हैं कि लेट अल्फा इज ए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। जितना स्ट्रेस हो रहा है उतना स्ट्रेन होगा। ये तो बता चुका था हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये बोलता है कि जितना स्ट्रेस होगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, और जितना स्ट्रेन होगा उतना ही स्ट्रेस होगा। तो बस ये दोनों वर्ड का कॉम्बिनेशन समझा दिया। तो जितना परमानेंट स्ट्रेस होगा उतना स्ट्रेन होगा। तो अल्फा को मान लिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन परमानेंट स्ट्रेस। बीटा मानते हैं, बीटा क्या है, लैटरल स्ट्रेन परमानेंट स्ट्रेस, लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। अब लैटरल स्ट्रेन क्या है, लैटरल स्ट्रेन जो है, लैटरल स्ट्रेन हम कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं हो माइंड में, इसलिए हम लिख देता हूँ उस वर्ड को, आप हमेशा दिमाग में नोट कर लेना। लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है टेंडेंशियल स्ट्रेन बोल सकते हैं इसको, लैटरल टेंडेंशियल स्ट्रेन, लैटरली या टेंडेंशियली, बात वही, दोनों बात वही है। ओके, अब यहाँ पे बीटा मानते हैं तो लैटरल स्ट्रेन परमानेंट स्ट्रेस। अब एक्सटेंशन अलोंग डायगोनल जीबी ड्यू टू एक्सटेंशन स्ट्रेस। अब हम डायगोनल की बात करते हैं। अब क्यूब का डायगोनल में क्या डिफेक्ट होगा, क्या हम तो समझे कि ए से डिफेक्ट हो गया, बी डिस्प्ले पे बी पे डिस्प्लेस हो गया, ये हम समझे। अब इसके डायगोनल जो डिक्रीज हुआ, डायगोनल का जो वही जो उसका एक्सटेंशन हुआ या तो उसका कंप्रेशन हुआ, उस चीज को निकालना है हमको। तो एक्सटेंशन अलोंग डायगोनल जीबी ड्यू टू एक्सटेंशन स्ट्रेस, ड्यू टू एक्सटेंशन स्ट्रेस। डायगोनल, सॉरी, एक बात हम बोले थे कि उसका डायगोनल डिक्रीज नहीं करेगा। क्यों, थोड़ा माइंड लगाओ आप भी, कि मान लेते हैं कि ये डायगोनल है, ए पे चला गया, बी चला गया, तो क्या हुआ, ए पे चला गया, बी पे चला गया, ये क्या हुआ, कुछ चेंज तो हुआ नहीं, यहाँ से ये उठ के यहाँ पे चला गया, तो इसका डायगोनल पे कोई इफेक्ट हुआ नहीं हुआ। बट इसके अगर ये एक्सटेंड करता है, एक्सटेंशन होता है इसमें, अगर मान लेते हैं एक्सटेंशन होता है तो इसका डायगोनल तो डिक्रीज करेगा ना, उसका डायगोनल भी एक्सटेंड होगा, उसका डायगोनल की लंबाई भी बढ़ेगी, तो डायगोनल डिक्रीज नहीं करेगी। आई एम रॉन्ग अबाउट दैट। ओके, तो एक्सटेंशन अलोंग डायगोनल ड्यू टू एक्सटेंशन स्ट्रेस। तो P स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GB। अब देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GB क्या कहता है, ये जो वर्ड यहाँ जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल GB लिखा, इसी वजह से मेरा माइंड रोटेट कर गया 90 डिग्री। कहता है कि जब कोई क्यूब पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, अब जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसका डायगोनल इंक्रीज करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायगोनल GB, उसका डायगोनल भी इंक्रीज करेगा। ये इक्वेशन ये कहता है। इसलिए कभी कभी इक्वेशंस भी हमें, एक छोटा सा इक्वेशन से भी बहुत सारी बातें बता देती है। इसलिए
कंसंट्रेट दिस इक्वेशन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GB। इसका ज्ञान हमको अभी अभी तुरंत हुआ है आपको पढ़ाते पढ़ाते। सो आई एम इंटरेस्टेड टीचिंग एंड टीच यू। ओके, तो डायगोनल इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है एंड दैट केस वीडियो चल रहा है। तो इसीलिए आगे तो P बराबर P लैम्डा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GB होता है। तो P के लिख सकते हैं F बटा A लिख सकते हैं हम, और क्योंकि डेल L बाय L यहाँ पर अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम कॉम्बिनेट कर देते हैं। कॉम्बिनेट करते हैं F इज इक्वल टू इंटू डेल L बाय L। तो ये इसको मान के चलते हैं अल्फा। अब क्या है, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा F डेल L बराबर AL। ये निकल जाएगा अल्फा का मान। अल्फा के मान को हम इक्वेशन 1 मानते हैं। दूसरा इक्वेशन ये किससे आया, डायगोनल से इक्वेशन 1 आया। अल्फा का मान, अल्फा किसको माने थे, अल्फा माने थे हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। हम ये लॉन्गिट्यूडिनल क्यों माने थे, लॉन्गिट्यूडिनल इसलिए माने थे क्योंकि एक्सटेंशन हो रहा था इस डायरेक्शन में, और चूंकि डायगोनल भी इस डायरेक्शन में ऐसे होता है तो हम एक्सटेंशन लॉन्गिट्यूडिनल ही लिए, लैटरली नहीं लिए। लैटरली लेते तो ये होता, ये पोर्शन ऐसे जाता। ओके, इसलिए हम इसको ऐसे लिए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस स्ट्रेन बाय पर यूनिट स्ट्रेस, इसलिए हम लिए। तो नेक्स्ट तो हमको जो फाइनल आंसर मिलता है डेल L P अल्फा L। अब ये कैसे हमको फाइंड होता है, क्योंकि अल्फा का मान निकाल चुके हैं हम, अल्फा का मान निकाल चुके हैं, अल्फा का जो मान हम निकाल चुके हैं डेल L L A बराबर FA FL। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा डेल L को हम एक तरफ रख देंगे और हम बाकी को उधर भेज देंगे। तो P अल्फा बाय अल्फा L हो जाएगा। तो ये से निकल गया डेल L का मान। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ये डायगोनल का हुआ, डायगोनल के केस में एन एक्सटेंशन अलोंग डायगोनल ए ड्यू टू कंप्रेशन स्ट्रेस अलोंग GB। एक्सटेंशन अलोंग डायगोनल GB ड्यू टू कंप्रेशन स्ट्रेस अलोंग AB P बीटा GB। अब सिमिलरली क्या होगा, बीटा मानी थी, तो बीटा के केस में ये कितना आ जाएगा, बीटा के केस में जो आएगा, बीटा के केस में यह लिखा हुआ है, हम इसको पहले लिखते हैं तो समझते हैं कि आखिर क्या वास्तव में है। क्या लिखा हुआ है, एंड एक्सटेंशन अलोंग ये डायगोनल AB, डायगोनल GB, डायगोनल GB ड्यू टू compression stress along AB, डायगोनल GB ड्यू टू compression stress along AB। तो यहाँ से एक और इक्वेशन निकल के आएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं डेल L का मान P स्ट्रेस GB बराबर बीटा।
तो टोटल एक्सटेंशन निकालेंगे, टोटल एक्सटेंशन निकालते हैं। टोटल एक्सटेंशन अलोंग जीबी, टोटल एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन अलोंग जीबी P इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू जीबी। P अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीबी। अब ये क्या कह रहा है, देखो जीबी का मान अल्फा प्लस बीटा, सॉरी नहीं, जीबी पुट है, बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा पी बीटा जीबी। तो यहाँ पर बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा, टोटल एक्सटेंशन अलोंग पीजीबी। तो यहाँ क्या करेंगे, आगे हम ठीक करेंगे, पी का मान पी रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा रहने देंगे, और डायगोनल √2l होगा डायगोनल के केस में। अब हम आगे क्या करेंगे, डायगोनल। अब हम एक वर्क करेंगे, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ड्रॉन BN परपेंडिकुलर टू जीबी, जीबी डैश हम एक लेंगे क्यूब, इसके डायगोनल पर हम एक ड्रॉन BN जीबी है, जीबी डैश डिस्प्लेस डायगोनल को मान लेते हैं, BN परपेंडिकुलर टू जीबी डैश, इस पर हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको मानते हैं BN मान लिए। तो कौन, यहाँ पर कौन BB डैश एन का मान होगा वो 45 डिग्री होगा, BB डैश का मान, BB डैश एन का मान 45 डिग्री होगा। और cos 45 का मान, यहाँ पे cos 45 क्यों लेंगे, cos 45 लेंगे क्योंकि ये आधार बटा कर्म इस ऐसे आ रहे हैं। तो BB डैश ये इसका आधार हुआ, ये कर्म हुआ, ये फाइंड नहीं है। तो हम BB डैश cos 45 का मानेंगे, cos 45 का मान होता है, हम cos 45 का मानेंगे B डैश n बराबर BB डैश। तो यहाँ पर हमारे पास B डैश n का मान आएगा BB डैश cos 45। तो यहाँ B डैश n का मान निकल के आएगा हमारे पास 1/2। ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इक्वेशन 3 हुआ, इक्वेशन 3 अब यहाँ P अल्फा प्लस बीटा √2l इज इक्वल टू del l और बटा √2। PL L बटा del l कैसे हो रहा है, हो कैसे रहा है, हो रहा है ऐसे क्योंकि P और L यहाँ कर दिए और L को हम इधर खींच के ले आए। उसके बाद हम 1 + 2 को हम कैंसिल मार देते हैं, नहीं 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 हो जाएगा और 2 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अल्फा, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम अल्फा से डिवाइड करेंगे, नॉमिनेटर
नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग अल्फा, अल्फा से डिवाइड करेंगे, अल्फा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास चल निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा इंटू 2 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा। अब 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू होता है y अकॉर्डिंग टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा, बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा, बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा कैसे होगा, बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा कैसे होगा, बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा कैसे होगा, बीटा बाय अल्फा, ये मान के चलना हमको कि बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा होता है, कैसे होता है डोंट नो। तो हमको यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है, फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है। इसमें ये हम आंसर से सेटिस्फाइड मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर ऐसा वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम सब कुछ एकदम क्लियरली हो। वीडियो अच्छा नहीं हो पाया, हमको थोड़ा और इसमें स्टडी करनी होगी। इसमें यहाँ एम वाई इक्वल टू आया वाई प्लस 2 1 प्लस सिग्मा, फिर ये y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 सिग्मा। यहाँ पर जो ये मान आया ये हमको धसा नहीं, और दूसरी बात ये हमको ये कैसे यहाँ लिख दिया, कैसे हमको ये नहीं धसा, डिवाइडिंग क्यों कर रहा है ये तो समझ आई बात। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन अमंग दैट एटा y एंड सिग्मा। ये दूसरा इक्वेशन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, नहीं समझना है तो रट लो, लेकिन हम कोशिश करेंगे। आई एम ट्राइंग टू दिस, आई विल क्रिएट नेक्स्ट वीडियो एंड अगेन दिस एंड clearly concept deal about this second relation. Thanks for watching this video. I'm close this video. Thank you.